अयोध्या का राम मंदिर राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया है, इसीलिए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अब यहाँ दो बातें हैं। पहली कि राम मंदिर को राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया है, ये कहने वाली हैं राजनीतिक पार्टियां। और दूसरी बात कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो कि सनातन धर्म के विरुद्ध है। आज इन्हीं दोनों पर बात करते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है और हमारे आपके लिए इसका मतलब क्या है। हम सब जानते हैं कि राजनीति ही नहीं, जीवन में हर काम फायदे के लिए ही किया जाता है। ऐसा आपने कहीं सुना है कि कोई भी काम नुकसान के लिए कर रहा हो? लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी इससे किसको फायदा पहुंच रहा है। बहुत पुरानी बात नहीं है। 30 साल पहले 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। सबको लग रहा था कि 1992 में अयोध्या में जो कुछ हुआ है उसका फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन उनको 177 सीटें ही मिली और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी समर्थन दे दिया और यूपी में नारा लगा, मिल गए मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम के नाम का फायदा किसको मिला? उन पार्टियों को जिन्होंने राम मंदिर के विरोध के नाम पर वोट मांगे। यही नहीं, 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 545 में से 161 सीटें ही मिली और 13 दिनों में ही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां एकजुट हो गईं। लेकिन मेन मुद्दा क्या था? राम मंदिर ही। इसके बाद 2014 तक लगातार राम मंदिर के पक्ष और उसका विरोध की राजनीति चलती ही रही। तो अब इस बात को उठाने का कोई तर्क ही नहीं है ना कि मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है। ये तो देश में 30-40 साल से हो रही है। लेकिन इस राजनीति को काटने के लिए क्या राजनीति हो रही है, जरा उस पर नजर डाल लें। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के लिए उनका सबसे चहेता फॉर्मूला क्या है इन दिनों? जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस। अब यादव, भूमिहार, तेली, कुर्मी, राजपूत, ब्राह्मण जैसी तमाम जातियों को अलग अलग बताकर क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? हमारे देश में आज़ादी के बाद यानी 1947 से 2011 तक जितने भी सेंसस हुए हैं, उनमें कभी जाति के आधार पर गणना नहीं हुई है। कास्ट सेंसस हुआ था 1931 में, जब ब्रिटिश राज हुआ करता था। तब अंग्रेज़ों की ज़रूरत थी कि वो भारत के लोगों को बांट कर रखें ताकि डिवाइड एंड रूल की उनकी नीति चलती रहे। आपको याद दिला दूं कि खुद महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में इसके विरोध में अनशन किया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आज़ादी के बाद से हर गरीब को उसका हक दिया जाने की कोशिश की गई होती, तो अभी इस तरह से कास्ट सेंसस करके क्या ये पता करने की ज़रूरत होती कि किसको उसका हक नहीं मिला है। धर्म के नाम पर राजनीति ना की जा रही होती तो फिर कास्ट सेंसस में मुसलमानों को क्यों नहीं शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीथ या अशरफ के नाम पर गिना जाता। हाँ, पर यह भी याद दिलाना जरूरी है कि 1937 में अंग्रेजों ने भारत में जब चुनाव कराए थे तो सीटें धर्म के नाम पर बांटी गई थीं और मुस्लिम लीग को 25%, कांग्रेस को 6% सीटें ही मिली थीं। बाकी 70% सीटें रीजनल पार्टियों को मिली थीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जिन्ना ने देश भर का दौरा किया और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग रहने के लिए भड़काया और 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन में 90% मुस्लिम वोट पाली। बाद में पाकिस्तान बनवा लिया। अंग्रेज़ों की राजनीति को भी यही सूट करता था कि भारत में लोग बंट कर रहें। अब राजनीति का एक दूसरा नमूना देखिए। 2023 में जब 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस तेलंगाना में जीत गई, तो एक बात शुरू की गई उत्तर भारत और दक्षिण भारत की। कहा गया कि साउथ के लोग कभी भी बीजेपी को नहीं स्वीकार करेंगे। ये उत्तर भारत की पार्टी है और यहाँ तक कि उत्तर भारत के कम पढ़े लिखे हैं और गोमूत्र पीते हैं। क्या ये भारत को बांटने की कोशिश नहीं है?
तब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि इसके जरिए राजनीति की जा रही है। इसलिए क्योंकि ये बहस उनको राजनीतिक फायदा पहुंचा सकती है। एक और नमूना देखिए, इंडिया अलायंस के एक नेता और तमिलनाडु के मंत्री ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू के मच्छर से कर दी। कोशिश यही थी कि लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जाए, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण और हिंदी के विरोध पर वोट मिलते हैं। लेकिन वो लोग भी चुप थे जो आज राम मंदिर के राजनीति उपयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पर बस एक ही बात याद करने वाली है कि जब सोमनाथ मंदिर में 1951 में शिवलिंग रखा गया था तो वो भी अधूरा था। उसका निर्माण कार्य 1962 में जाकर पूरा हुआ था। तो ये था भारतीय राजनीति पर हमारा आज का एनालिसिस। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अलर्ट का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो का अलर्ट समय पर मिल सके। नमस्कार।